जी एंटरटेनमेंट के शेयर पे बात करूंगी। जी एंटरटेनमेंट का शेयर इस वक्त काफी हाई पे आया था। ये जी सोनी मर्जर की बात आगे हो गई थी, एनसीएलटी से इनका इनका सारा क्लियरेंस हो गया था, तो उसके बाद जी के शेयर को अब थोड़ा सा आराम है। और अब मुझे नहीं लगता कि जब जिन लोगों ने भी जी के शेयर को इतना टाइम पकड़ के रखा उनको अब आके जी का शेयर बेचना चाहिए। आप लोग अगर जी एंटरटेनमेंट में है तो आप लोग बने रह सकते हैं। अब कंपनी शायद सुधार करेगी नाउ ऑनवर्ड्स। बात करूंगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नीचे में है इस वक्त, तो उसमें सेलिंग प्रेशर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 80 का सपोर्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेंटेन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 80 के सपोर्ट को ब्रेक करने वाला है। बाकी एक बार यस 80 के सपोर्ट पे सेल को देखा जाना चाहिए कि वो वहां मेंटेन कर पाता है या नहीं। खरीदने में बहुत जल्दी नहीं करनी है, अगर मेंटेन करता है तो वहां पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेटल सेक्टर में एक अच्छी एंट्री का मौका देता है। क्योंकि मैंने 2 न्यूज पढ़ी थी अभी अपने सेल के लिए। सेल मेरे पास पर्सनल होल्डिंग में है, किसी को भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन है नहीं, मैं जस्ट न्यूज बता रही हूँ कि सितंबर से स्टील के दाम रिवाइज होने जा रहे हैं, स्टील के प्राइसेस शायद बढ़ने जा रहे हैं। और दूसरी ये है कि जून से सितंबर में जो कोकिंग कोल का जो सस्ता हुआ था उसका फायदा भी कंपनी को जरूर हुआ होगा, जो इसके अपकमिंग जो रिजल्ट्स हैं उनमें दिखाई देगा। तो ये 2 बड़ी न्यूज मिलके स्टील के लिए आगे पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही हैं। आपके पास अगर टाटा स्टील है तो आप उसमें भी बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टील सेक्टर की आपके पास जो भी कंपनी है वो उनको सबको ये इन दोनों न्यूज का फायदा मिलेगा। तो आपके पास चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, चाहे टाटा स्टील हो, आप इन सारी कंपनीज को लॉन्ग टर्म होल्ड करके चल सकते हैं। जिन्होंने भी इतना लंबा टाइम, पिछला पूरा 1-1.5 साल इन कंपनीज को रख लिया, तो वो इनको आप आराम से रखें। और सेल के मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूं, तो उसके मेरे को थोड़ा सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा नॉलेज रहता है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मुझे ऐसा लगता है 80 का सपोर्ट मेंटेन करना चाहिए। 80 से नीचे जाता है तो फिर इसमें स्टीप करेक्शन हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है, मतलब 90% मुझे लगता है कि 80 का सपोर्ट सेल नहीं तोड़ेगा, और केवल 10% लगता है कि कोई बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है तो शायद 80 का सपोर्ट तोड़ दे। 80 के आसपास ये मेरे को मिलता है, तो मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में और ज्यादा अपना स्टेक ऐड करके चलूंगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी पतंजलि का शेयर। पतंजलि के शेयर में जो भी गिरावट है ना, उसका मेजर रीजन है इनके अभी इनका जो लेटेस्ट रिजल्ट था उसमें मैंने देखा था कि इनका जो प्रॉफिट्स है ना वो लास्ट ईयर 241 करोड़ से घट के 88 करोड़ रह गए हैं। उसका रीजन है कि पतंजलि का जो मेजर रेवेन्यू है ना वो आता है सोया, वो आता है रुचि सोया से, जो कि एक कुकिंग ऑयल मतलब जाइंट है। और उस देखो पॉजिटिविटी क्या है कि सेल्स वॉल्यूम तो बढ़ा है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ा है, लेकिन किसी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस और नेशनल प्राइसेस क्रैश कर गए हैं कुकिंग ऑयल के, तो इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में कमी है। बाकी कोई बड़ा मेजर रीजन नहीं है कि पतंजलि का शेयर इस वक्त नेगेटिव है। जिसके पास भी पतंजलि का शेयर है, मेरे पास भी पतंजलि का शेयर पर्सनल होल्डिंग में है, 1000 के आसपास की मेरी इसमें एवरेज बाइंग आ रही है। पहले थोड़ा ऊपर पे बाई किया था, फिर जब ये 900 पे आया था तब इसमें मैंने एवरेजिंग की थी, तो अभी लगभग 1000 के आसपास मेरा इसमें एवरेज प्राइस आ रहा है। तो जिसके पास भी पतंजलि है वो इसमें बना रहे, और अगर पतंजलि और नीचे आता है तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आप इसमें स्टेक ऐड करके चल सकते हो। क्योंकि अभी पतंजलि में जो पतंजलि ग्रुप है इन्होंने अपना 6% स्टेक सेल किया था। सेबी का जो वो ऑर्डर है ना, जिसके तहत की जो प्रमोटर ग्रुप है वो अपना हिस्सा कुछ 73 या 75% इससे ज्यादा नहीं रख सकता, तो पतंजलि में उसका हिस्सा उससे ज्यादा था, तो उन्होंने इसलिए अपना वहां से स्टेक कट किया था। लेकिन उन्होंने जैसे ही स्टेक कट किया ना, वो सारा का सारा हिस्सा जीक्यूजी पार्टनर ने तुरंत 6% पतंजलि में अपनी पार्टिसिपेशन ले ली है। जिस पर्सन का भी लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, जो पर्सन भी 10 साल किसी भी कंपनी को होल्ड करके रखने की क्षमता रखता हो, जिसको लगता है कि वो अगले 5 साल कंपनी का, जो लगता है जिसकी 5 साल वो इस कंपनी को होल्ड रख सकता है, तो उस तरह से अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से पतंजलि का शेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पतंजलि इनका जो भी बिजनेस मॉडल है, ज्यादातर इनका सारा चीजें अपने इंडियन शेयर मार्केट की तरफ ही मतलब जो भी इनका सामान बिकता है वो हमारे इंडियन मार्केट में ही बिकता है। बाहर से इनका कुछ भी नहीं है, ना क्रूड से इनको कोई फर्क पड़ता, ना डॉलर के अप एंड डाउन से इनको कोई फर्क पड़ता। तो ऐसी एफएमसीजी स्टॉक जो इंडियन शेयर मार्केट में यहाँ मतलब इंडियन जनता के लिए बनी है, वो आप चीजें कंसिडर करके चल सकते हो। तो एफएमसीजी की अगर मैं मेरे पोर्टफोलियो में एफएमसीजी कंपनी की बात करूं तो वो मेरे पास इस वक्त
पतंजलि का स्टेक है, और मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म वाला व्यू में बनी हुई हूँ। मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे स्टॉक्स रखते हैं जिनको आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, उनको तो बस नीचे आए तो आपको ऐड करना है। तो पतंजलि मेरे पोर्टफोलियो में उस तरह का हिस्सा है। जब जब पतंजलि मुझे नीचे मिलता है, गिरावट पे मिलता है, मैं इसमें हमेशा खरीदारी करके चलती हूँ, स्टेक ऐड करके चलती हूँ, और इसको मैं हमेशा मतलब कम से कम 5 साल अपने अपने पोर्टफोलियो में जगह दूंगी ही दूंगी। मुझे इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत लगती नहीं है। छोटा मोटा ये अप एंड डाउन चलता रहेगा, हर कंपनी के साथ आता है, लेकिन आपको कुछ कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में ऐसी रखनी ही पड़ती हैं जो आपके पोर्टफोलियो की जान होती है ना। मतलब ये आपको बहुत ज्यादा क्रैश होके नहीं दिखाएगा, ये उस तरह के शेयर्स हैं। नेक्स्ट बात करूंगी M&M, महिंद्रा के शेयर्स की बात करूंगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो शेयर। जो जिन्होंने भी मेरे साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में एंट्री की है, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में अभी आराम से बने रह सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो मैंने बेट लगाई हुई थी एक अंकल से जिनकी एज 60 ईयर्स थी मतलब इनसे मैंने लास्ट सितंबर में बेट लगाई थी कि मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर 2023 में मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 1800 रुपए जाएगा। उन्होंने मेरे से बेट लगाई थी कि नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा 600 रुपए जाएगा। तो हम दोनों ने बेट लगाई थी, फाइनली मैं बेट जीत गई। मैं अभी जून जुलाई अगस्त के आसपास, अभी अगस्त के आसपास का टाइम चल रहा है, और इस वक्त 1500 1550 M&M ने मेंटेन कर रखा है, और मुझे पूरा पूरा भरोसा है जिन लोगों के पास भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर है ना, वो आराम से इसमें रिलैक्स करके बैठे हैं। इसमें जितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कोई भी किसी भी तरह की बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर 2023 तक महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर और एटलीस्ट मतलब 1800 के आसपास ही हमें दिखाना चाहिए। वैसे मैं एक छोटा सा डेटा देख रही थी, मैं आपको बता दूं, अभी आज ही के न्यूज़पेपर में था कि पांच जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, रिलायंस ग्रुप, अडानी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, है ना, ऐसे करके 5 बड़े बड़े ग्रुप्स के प्रॉफिट्स की बात कर रखी थी। तो इस वक्त इस साल सबसे ज्यादा प्रॉफिट वैल्यू टर्म में तो टाटा ग्रुप को हुआ है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस परसेंटेज वाइज बात करूं तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रॉफिट जंप है। ईयर ऑन ईयर सबसे ज्यादा महिंद्रा एंड महिंद्रा को प्रॉफिट हुआ है 21% का। और अगर टाटा ग्रुप की बात करूं तो वैल्यू टर्म्स में 40,000 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट पे बैठा है इस वक्त टाटा ग्रुप। जिसके पास भी टाटा के जो भी शेयर्स हैं वो अभी आराम से पकड़ के रखो। अभी टाटा के शेयर्स नेक्स्ट रैली जब आएगी मार्केट में तो उसमें अभी टाटा के शेयर्स, मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो चलेंगे। मैक्सिमम मतलब जो मेरे पास है वो तो एटलीस्ट चलेगा, मुझे उसका पता है। मेरे पास इंडियन होटल है टाटा ग्रुप का, तो आपके पास जो भी हो आप उसकी अच्छे से स्टडी कर लें और देख लें। लेकिन हाँ यार, मतलब कुछ कुछ टाटा ग्रुप के इस तरह के भी हैं, जैसे केमिकल की बात करूं, अगर आप केमिकल में इतने हाई प्राइसेस पे एंट्री करोगे तो ज्यादा चांसेस हैं आप उसमें ट्रैप हो जाओ, है ना। तो सेक्टर मतलब केवल टाटा ग्रुप का है इस तरह से आप चूज नहीं कर सकते, आपको उस सेक्टर स्पेसिफिक भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही कहूंगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आदित्य बिरला ग्रुप की 3 बड़ी बड़ी कंपनीज जो मुझे अच्छी लगती हैं। जो तीनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं, बहुत ही हैंडसम उनके रिटर्न्स रहते हैं, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट का उनका मतलब एक अच्छा खासा मार्केट है। 3 कंपनीज हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला कैपिटल और ग्रासिम इंडस्ट्रीज। इन तीनों को मैंने ट्रेड किया है और इन तीनों के साथ मेरे ट्रेड एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन बात कर लेती हूँ करंट सिनेरियो पे कि करंट किस कंपनी में पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो करंट सिनेरियो पे आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो इसमें सबसे पहले बात करूंगी अल्ट्राटेक सीमेंट। मुझे ऐसा लगता है एक 7-8 हजार के शेयर में चाल आनी थोड़ी मुश्किल होती है। तो जो रिटेलर होता है ना वो कोशिश करता है छोटे शेयर्स लेने की, 200 का शेयर, 400 का शेयर, 500 का शेयर। ऐसे कंडीशन में 7-8 हजार के शेयर, देखो चाल वहां आती है जिसको ज्यादा लोग लेने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में मैं बेशक आगे सीमेंट में चाल भी है और आगे सीमेंट में रैली है, लेकिन इसके बावजूद अल्ट्राटेक सीमेंट एक बहुत अच्छी और जाइंट कंपनी है इस वक्त की। शायद मुझे लगता है सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है अल्ट्राटेक सीमेंट, लेकिन उसके बावजूद मैं अल्ट्राटेक को नहीं लूंगी क्योंकि इसका शेयर बहुत महंगा है और मुझे बहुत ज्यादा महंगे शेयर मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। नेक्स्ट बात करूंगी आदित्य बिरला कैपिटल पे। आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है, तो ऑलमोस्ट 3rd 4th रैंक इसकी आती है अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करूं ऊपर से लेके।
और आदित्य बिरला कैपिटल मेरी पिछले 6 महीने से मेरी वॉच लिस्ट में है और मैं इसमें लगातार स्टेक बढ़ा रही हूँ। 162 पे फर्स्ट एंट्री की थी, 185 पे सेकंड, 190 पे थर्ड एंट्री की थी और फिलहाल ये शेयर 180 पे है। आज मार्केट थोड़ा डिप था तो इस वजह से 180 पे बंद हुआ था, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है क्योंकि जो अभी रिसेंट क्वार्टर गया है उसमें इस कंपनी को 650 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं इसके साथ बनी रहूंगी क्योंकि आगे फाइनेंस का मुझे फ्यूचर ठीक लगता है और मुझे लगता है कि 180 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आदित्य बिरला कैपिटल मेंटेन करना चाहिए। देखो 2-5 रुपए और नीचे जाता है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। जिन भी लोगों ने आदित्य बिरला कैपिटल में इस वक्त एंटर किया है ना, कई बार मैंने बताया ना कि कई बार जो ऑपरेटर होता है वो अच्छे शेयर्स को बेवजह तोड़ता है। तो आदित्य बिरला कैपिटल अगर किसी भी वजह से नीचे जाता है तो इसके साथ वही कंडीशन होगी, क्योंकि आगे का इनका अपकमिंग क्वार्टर्स में भी अच्छे रिजल्ट रहने हैं और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी का सब चीजें मुझे साउंड लगती हैं कंपनी में। अभी मेरे को ऐसी कोई भी दिक्कत वाली चीज लगी नहीं। तो जो भी आदित्य बिरला कैपिटल में, उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो बने रह सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम इंडस्ट्री में दिक्कत क्या हुई है ना कि इसके प्रॉफिट्स कम हुए हैं ड्यू टू इनके केमिकल बिजनेस की वजह से। केमिकल बिजनेस किसका है इनका? सबसे बड़ा तो इनका कास्टिक सोडा केमिकल ये बनाते हैं, जिसके इंटरनेशनल प्राइसेस में इस वक्त 46% का क्रैश आ चुका है, जो ग्रासिम इंडस्ट्री के सेकंड बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी है और इसका सेकंड बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है कास्टिक सोडा और उसके इंटरनेशनल प्राइसेस में क्रैश है। तो इस वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। नेक्स्ट है विस्कस स्टेपल फाइबर। इसमें लगातार पिछले 3 क्वार्टर का मतलब होता है एक 3 महीने, तो लगातार 8-9-10 महीने से ग्रासिम इंडस्ट्री के इस प्रोडक्ट में लगातार, मतलब क्योंकि क्लोथ की डिमांड कम है ना इंटरनेशनली, क्लोथिंग जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और ये कई सारे क्लोथ में रॉ मटेरियल का काम करता है विस्कस स्टेपल फाइबर। तो जब तक टेक्सटाइल बिजनेस में सुधार नहीं होना शुरू होगा, जब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिकवर नहीं करेगी, तब तक इनके इस बिजनेस में भी दिक्कत रहेगी। तो इस वजह से ग्रासिम इंडस्ट्री का शेयर थोड़ा नीचे में है। जैसे ही इंटरनेशनल सारी चीजें सेटल होती हैं ये शेयर रिकवर कर जाएगा, लेकिन अभी बहुत ज्यादा डरने की क्यों नहीं जरूरत है जिनके पास भी ग्रासिम इंडस्ट्री है। रीजन बीइंग कि इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस पेंट का भी है और पेंट में भी इन्होंने बहुत बड़ा एक केपेक्स लॉन्च किया है। लगभग $57 बिलियन का केपेक्स ग्रासिम इंडस्ट्री करने जा रही है और जिसमें से कि 43 बिलियन रुपीज ये केवल और केवल पेंट बिजनेस के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। उसके लिए पेंट बिजनेस में ये अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप देखो कि आगे दिवाली भी आने वाली है और पेंट का फ्यूचर अभी ठीक है, क्योंकि अभी रियल एस्टेट भी ग्रो कर रहा है और लोग अभी पेंट्स करा भी रहे हैं, व्हाइट वॉशिंग, ये वो सारी चीजें। अभी दो सीजन है, दिवाली है और फिर उसके बाद में बैक टू बैक ये शादियों वाला सीजन है। तो तब तक ये जो जितना भी पेंट है ना इसमें सेफ है। तो हालांकि इसमें दिक्कत है इसका केमिकल सेक्टर और इसका जो विस्कस स्टेपल फाइबर बिजनेस है, इन दोनों बिजनेस में इसको दिक्कत है। अभी और भी हो सकता है दिक्कत जारी रहे, लेकिन क्योंकि इनको पेंट से लगातार रेवेन्यू आता रहेगा, तो अभी दिवाली तक तो ग्रासिम इंडस्ट्री में कोई खास बड़ा क्रैश आना नहीं चाहिए। अगर किसी भी वजह से मुझे ये 1700 से नीचे मिलता है तो मैं फिर से इसमें बाय करके चलूंगी। ग्रासिम इंडस्ट्री उस तरह का शेयर है जिसको आप अपने एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो, जो आपको, अगर आपका 2-3-4-5 साल का व्यू है, 5 साल का व्यू है, तब उस केस में आपको ग्रासिम इंडस्ट्री अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपका 2-3 साल का व्यू है तो ग्रासिम इंडस्ट्री एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड वाली कंपनी है। बहुत अच्छा इनका बिजनेस है, बहुत अच्छे से सेटअप इनका बिजनेस है, अच्छा इनका मार्केट है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम इनके केमिकल और ये विस्कस स्टेपल फाइबर वाले बिजनेस में दिक्कत रहेगी। इस वजह से हो सकता है कोई बहुत ज्यादा चाल ग्रासिम इंडस्ट्री में अभी ना आए। नेक्स्ट मैं आपको एक न्यूज और देना चाहूंगी कि एक एफएनओ की बैन लिस्ट सेबी ने जारी की है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर, ग्रैन्यूल्स इंडिया, डेल्टा कॉर्प, हिंदुस्तान कॉपर, जो जी एंटरटेनमेंट का शेयर है, मणप्पुरम फाइनेंस, पीएनबी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया सीमेंट, ये सारी कंपनीज एफएनओ की बैन लिस्ट में है, जहां पे अब इस महीने के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सौदे नहीं होंगे।
क्योंकि एफएनओ वालों ने इन सारे शेयर्स में बहुत ज्यादा उठापटक मचा दी थी। तो जिस भी शेयर में बेकार के सेलिंग और बाइंग चल रही होती है ना बिना किसी वजह, तो फिर सेबी उन शेयर्स पे एक्शन लेके उन शेयर्स में ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए बैन कर देता है। तो वही हुआ भी है। इन सारे शेयर में आप जहां भी इन्वेस्टेड हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन शेयर्स में बहुत गंदी वाली एफएनओ की ट्रेडिंग चल रही है। और इसी वजह से ये शेयर्स में अगर गिरे हैं या उठे हैं, तो वो किसी स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से नहीं, बल्कि ये जो एफएनओ की ट्रेडिंग चल रही है ना, इस वजह से इन शेयर्स में इतनी जोर से उठापटक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी में बने हुए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपने फंडामेंटल्स चेक करके उनमें बने रह सकते हैं। कहीं पे भी स्टेक लेने की बहुत जल्दी करनी नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं, उसके बाद आपको स्टेक लेना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।